आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूएस फेड के ऐलानों के बाद क्रूड में कीमतों में तेजी, ब्रेंट का भाव पहुंचा $75 के करीब। सोने में भी बढ़त, यूएस फेड के ऐलान के बाद और कॉमेक्स पर सोना निकला $1787 के ऊपर, एमसीएक्स पर भाव 18 दिन की ऊंचाई पर। पीएम मोदी की किसानों से अपील, खेती में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करें किसान, फर्टिलाइजर से होता है मिट्टी को नुकसान। काली मिर्च की कीमतों में आई गिरावट, स्पॉट में ₹540 किलो के नीचे बिक रही है काली मिर्च, इंपोर्ट बढ़ने से बना दबाव। और 6 महीने में गिरे दालों के दाम, अरहर और चने की दाल की कीमतों में आई 8 से 20% की गिरावट, कई दालें एमएसपी के नीचे। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे पहले जानना चाहेंगे स्मृति, आपकी टॉप पिक्स आज के दिन में कहां होंगी? देखिए मनीषा, आज की अगर हम बात करें तो सोना और चांदी जो काफी टाइम के बाद हमने देखा है कि $1780 के ऊपर निकला है, तो पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ईसीबी की भी बैठक है तो उसके ऊपर भी नजरें रहेंगी। स्टिल पॉजिटिवनेस आती हुई दिखाई दे रही है, तो सोने और चांदी में बाइंग किया जा सकता है और उम्मीद है कि यहाँ से सोना एक बार 1800 से $1820 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सेकेंडली, क्रूड के अंदर अच्छा मूव आया है, अभी क्रूड में भी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है मोमेंटम, तो आई थिंक क्रूड भी अभी ऊपर में $72 से लेकर $75 जो है ऊपर में जा सकता है, तो क्रूड में भी बाय किया जा सकता है। वहीं बेस मेटल्स की भी डिमांड निकली है अच्छी खासी, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से कॉपर भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो उसमें भी बाइंग करके चला जा सकता है। ऑलराइट, सब में खरीदारी की राय यहाँ पर वेरियस सेक्टर्स में फिलहाल आती हुई, लेकिन एग्री कमोडिटीज में अनुज आपकी टॉपिक्स कहाँ हैं? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हमने ग्वार को चुना है। यहाँ पर हमने पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है। ग्वार में फ्रेश खरीदारी होने की वजह से और क्रूड में तेजी आने का भी इम्पैक्ट रहा है, तो क्रूड ग्वार में खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है ऊपर में 6300 से लेकर 6400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे 6100 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो यहाँ पर भी हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है और भाव करीबन 2880 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में 3000 तक के हम लेवल शॉर्ट टर्म में मान रहे हैं कि देखने को मिल सकते हैं। 2700 का स्टॉप लॉस लगाएं, 3000 तक के टारगेट कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर भी है। कॉटन सीड ऑयल केक आपकी स्क्रीन पर सामने और 2% की तेजी के साथ फिलहाल वहां पर कारोबार है। लेकिन ध्यान अब हम यहाँ पर काली मिर्च की तरफ देंगे, जहां पर हमने दामों को यहाँ पर कम होते हुए देखा है। इंपोर्ट्स अच्छे खासे हैं, उसका प्रेशर है प्राइसेस में, और इसके अलावा बाजार अभी भी यहाँ पर बेहतर डिमांड का इंतजार कर रहा है। इंडिया पेपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन के किशोर श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी नमस्कार। सबसे पहले तो कैसे देखते हैं आप दामों को, क्योंकि जिस तरह से स्पॉट यहाँ पर लगातार फिसलता रहा है, क्या रीजन देखते हैं उसके पीछे? नमस्कार जी। दामों का गिरने का मेन कारण तो श्रीलंका से इंपोर्ट काफी बढ़ गया है जी। फार्मर के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस का ऐलान किया था फॉर डोमेस्टिक यूज, जिसकी वजह से कि माल आ न सके, क्योंकि इंडो श्रीलंकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और साफ्ता एग्रीमेंट को चेंज करना मुश्किल था, इसलिए गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाल के मिनिमम इंपोर्ट प्राइस निकाला है। और लोग मिनिमम इंपोर्ट प्राइस में भी एक्सपोर्ट 2021 में 8961 टन हो गया है, जो 2020 में 3195 टन था और 2019 में 3034 टन था। ऊपर में नवंबर में भाव 532 हो गया था, अब आज जाके 513 है अनगार्बल का दाम जी। तो वैसे 2016 में 700 रुपया हो गया था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेपर केरला स्टेट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेज लेवल भी केरला का सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान में 677 पर लेबर है एक दिन का कॉस्ट, जिसके सामने बताया जाता है कि गुजरात में 277 ही है। तो इसको सब ख्याल के रखते ही केरला के अपने इंडिया के प्रोडक्शन पेपर के प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने के लिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लाया गया था, पर काफी लोग ये मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के इनवॉइस ओवर इनवॉइस में माल लाते हैं और यहाँ नीचे बेचते हैं। अभी
दिवाली डिमांड और कोरोना के बाद का वो ओपनिंग होने के कारण अच्छा डिमांड बढ़ा है, होटल का भी, कैटरर्स का भी, और जनरल डिमांड भी शादियों की सीजन होने से काफी बढ़ा है और इसलिए भाव बढ़ा है। मगर अगर जिस तरह से इंपोर्ट बढ़ रहा है, 8,961 एक रिकॉर्ड हो गया इंपोर्ट का श्रीलंका से 500 रुपये में जनवरी से नवंबर तक। वो देखते हुए ऐसा लगता है अगर इंपोर्ट ऐसा ही चालू रहा तो भाव आगे बढ़ना मुश्किल है। और आगे की फसल को बताते हैं कि बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। पिछले साल 55,000 से 60,000 टन का था, अगले 45,000 या 55,000 बता रहे हैं। मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 1 लाख टन होगा, विच इज बहुत एक्सैजरेटेड लगता है मेरे को मनीषा जी। ऐसा है कि गवर्नमेंट ऐसे इंपोर्ट के बारे में कुछ कठिनाइयां जरूर लाएंगी। DRI एक्टिव तो हुई है, मगर पता नहीं कोर्ट का ऑर्डर के ऊपर केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया एक इंपोर्टर को जिसने 500 में इंपोर्ट किया था, फिर 500 का इंपोर्ट का भाव स्क्रैप किया जाए। अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो काफी ज्यादा माल श्रीलंका से आएगा ऐसा लगता है। तो प्राइसेस की आपने हमें यहाँ पर बात करी, लेकिन जैसे आपने कहा मेजर मुद्दा यहाँ पर श्रीलंका से इंपोर्ट्स का है और वो इस साल में पिछले 2 साल के मुकाबले डबल ही देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम देखें आगे जाके जिस तरह की सप्लाईज फिलहाल यहाँ पर बाजार में, जैसे आपने कहा कि इंतजार है कि आगे क्या डिसीजन इसके ऊपर लिया जाता है, लेकिन भावों को लेके आगे एक लॉन्ग टर्म नजरिया फिलहाल क्या बन रहा है? लॉन्ग टर्म नजरिया देखते हुए सब इंपोर्ट के ऊपर है मनीषा जी। डिमांड तो है, डिमांड की वजह से भाव तो बढ़ना ही चाहिए। मगर जैसे अगर इंपोर्ट ऐसे ही आता रहा और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया सिर्फ 500 रुपीज और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इंपोर्टर के ऊपर कोई पैसा बेचता नहीं है। अगर कोई 500 में मंगा के 450 में बेचता है तो क्यों बेच रहा है? वो कोई अपना इनकम टैक्स को कम करने के लिए कर रहा है ओवर इनवॉइसिंग, या ये पैसा हवाले के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। इसका DRI की इन्वेस्टिगेशन चालू है, मगर इसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। नहीं तो केरला में जो वास्को डी गामा काली मिर्च ढूंढते आया था और हम लोग आज तो वियतनाम और श्रीलंका और इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट का देखा जाए तो पूरा एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट किया जाता है और उसके वैल्यू एडिशन के ऊपर उनको बेनिफिट दी जाती है। $10,000 का मंगा के अगर 10,500 में भी री एक्सपोर्ट किया तो आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट 10,500 का मिल जाता है। एक्चुअली अर्निंग तो 500 का ही हुआ है, फिर भी वो उनको बेनिफिट मिल जाता है। ये सब एनोमली अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की DGFT और कॉमर्स मिनिस्ट्री को देखने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आत्मनिर्भर हो जाओ, या पूरा मसाले का मार्केट देखो तो पूरा इंपोर्ट के ऊपर ही चल रहा है। अगर ऐसे रहा तो ऐसा एक जमाने में हिंदुस्तान में काली मिर्च हुआ करता था, ऐसा ना हो जाए, ऐसा मेरे को डर लग रहा है। क्लियरली काफी सारी अनोमलीज हैं वहां पर, ट्रेड को लेकर, इंपोर्ट को लेकर और जिस तरह की सप्लाईज यहां पर है, बिलिंग को लेकर भी चिंताएं हैं। किशोर श्याम जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो कंसर्न्स अगर दूर नहीं होती हैं तो जिस तरह का ट्रेड फिलहाल काली मिर्च में चल रहा है चिंताजनक रह सकता है। एक और सेक्टर जहां पर कंसर्न्स हैं वो है दालें, क्योंकि अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो भाव यहां पर लगातार गिरे हैं और कुछ एक दालों के तो भाव यहां पर MSP के नीचे भी देखने को मिले हैं। एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के सुनील बलदेवा हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। ट्रेड के नाम पर तो यहाँ पर फ्यूचर्स में अब कुछ होता नहीं, स्पॉट में ही हम यहाँ पर नजर रखते हैं, लेकिन जिस तरह की गिरावट यहाँ पर लगातार देखने को मिली है, एक तो आप उसे कैसे देखते हैं? किस तरह के इंपोर्ट्स फिलहाल यहाँ पर हैं? जिस तरह की नेफेड की बिकवाली है उसका कितना असर फिलहाल प्राइसेस पर? मनीषा जी, जो कोविड के बाद में जब लोगों की इनकम कम हुई तो दालों के प्रति रुझान कम हुआ और दालों की हमें काफी हद तक दालों की हमें सेल कम दिखाई दी है और डिमांड कम दिखाई दी है। दूसरी एक सबसे बड़ा कारण ये रहा था PMKGY में एक बड़े पैमाने पे फ्री दाल बांटी गई थी सरकार की तरफ से गरीबों को, तो ये 2 कारण रहे थे कि दाल की डिमांड में कमी दिखाई दी थी। लेकिन इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था कि 2018 में जब MSP से बहुत नीचे दालें बिक रही थी और सरकार को यह चिंता थी कि किसानों को भाव कैसे मिले, तो सरकार व्यापारियों को बुला के बोल रही थी कि आप खरीदो। उसके बाद देखा कि हमने जो ही भाव थोड़े से बढ़ने लगे तो 2021 में सरकार ने स्टॉप लिमिट लगा दी अचानक से और वापस वही 2016 की पोजीशन को रिपीट करना चाहा। लेकिन थैंकफुली इस बार सब एसोसिएशन ने सरकार का जाके अप्रोच किया, सरकार ने सुना तो सरकार ने उस पर कुछ रिलैक्स दिया। लेकिन सरकार की नीतियों में कभी इंपोर्ट को खोलना, कभी ड्यूटी को चेंज करना,
ड्यूटी कम या ज्यादा करना और कभी स्टॉक लिमिट में रिलैक्स करना, इन सब नीतियों के चलते व्यापारी इतना हतोत्साहित हो गया और इतना उसने लॉस कर लिया कि उसको किसी भी काम करने के प्रति उसकी रुचि नहीं रही। आप आश्चर्य करेंगे कि करीबन 20% होलसेलर और मिलर और इंपोर्टर, तो आप कहेंगे तो 40% इंपोर्टर ने अपना इंपोर्ट छोड़ दिया है और अपना इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। आप इसका आंकड़ों को भी देखेंगे कि हालांकि सरकार ने भी इस पर नियंत्रण लगा रखा था, फिर भी सरकार ने जितना कोटा दिया उससे कम इंपोर्ट हुआ है। उड़द और तुअर और मूंग की बात करें तो इतना इंपोर्ट हुआ ही नहीं जितना सरकार ने कोटा दिया था, और ये हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। इंपोर्टर ने इंपोर्ट करना छोड़ दिया, स्टॉकिस्ट ने स्टॉक करना छोड़ दिया, मंडियों में व्यापारियों ने मंडियों पे जाके माल लेना छोड़ दिया, क्योंकि आज यदि माल ले ले, कल सरकार की नीति में क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या लॉस हो जाएगा, इसका हमें पता नहीं। इसलिए सबने इस तेल के प्रति एक रुझान कम कर लिया, जिसका हमें नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि पिछले 6 साल से डिमांड कम है और दाल के रेट गिरते जा रहे हैं। अब सरकार को अगले 3 महीने बाद जब फसल आएगी उड़द की और चने की और मसूर की, तो चिंता ये रहेगी दोबारा कि किसानों को भाव कैसे दिलाएं। तो हम इसमें बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं कि हमें किसानों को भाव दिलाने हैं या कंज्यूमर को हमें सस्ती दाल दिलानी है। इन दोनों के बीच में यदि हम सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे तो बार बार यही होगा, और इस इंडस्ट्री का जितना इस इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है उससे ज्यादा और नुकसान हो जाएगा। उसके बाद हमें नीति आयोग की वो कही हुई बात याद आएगी कि हमें यदि किसानों की इनकम डबल करनी है तो हमें व्यापारियों का साथ लेना होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चिंता यहाँ पर भी काफी ज्यादा है और इलेक्शन अगले 2-3 महीने में यहाँ पर आ जाएंगे, उस पर भी यहाँ पर सरकार की बाजार की नजर रहेगी। सुनील बलदेवा जी, बहुत शुक्रिया, और पूरे संक्षेप में वो सारा मामला यहाँ पर सामने रखने के लिए। तो क्लियरली कंसर्न्स हैं यहाँ पर कुछ एक क्रॉप्स को लेके, चाहे वो काली मिर्च हो या फिर दालें, और दालों में यहाँ पर ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि काफी सारी मेजर्स हैं, नीतियां हैं, सरकार की तरफ से इंपोर्ट्स है, उस पर बाजार की नजर है। ब्रेक में जाने से पहले अनुज, आपसे एक व्यू यहाँ पर लेना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप इन सब कंसर्न्स को? देखिए मनीषा जी, जब से फ्यूचर्स मार्केट से हटा है तो एक हम ये कहें कि दालों पे ग्रहण सा लग गया है कि भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट फ्यूचर मार्केट में होने की वजह से उसमें वॉलेटिलिटी हमेशा रहती थी, तो जो नुकसान की बात हम देख रहे हैं फिजिकल मार्केट में, वो यहाँ पर हेज हो सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था फ्यूचर मार्केट का, जो अब पल्सेस में नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो डेफिनेटली इस बार क्रॉप साइज काफी अच्छा है, बारिश भी काफी अच्छी हुई थी, तो हमें लगता है कि आगे भी भावों में कुछ नरमी का रुख ही बना रहेगा। तो हो सकता है कि भाव आगे और नरम होते हुए दिखाई दे। तो डेफिनेटली जो प्राइस ट्रेंड बना है पल्सेस में, चाहे वो अगर हम रिटेल की बात करें या होलसेल की बात करें, तो वहां पर अभी डाउन साइड का ही दिख रहा है। यानी मंदी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, और एक जो फाइन बैलेंस बनाने की जरूरत है ग्रोअर्स के बीच में और कंज्यूमर्स के बीच में, उस पर ध्यान देने की जरूरत भी है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ेंगे और सबसे पहले एक मैसेज पढ़ लेते हैं जो कि हरियाणा सोनीपत से कृष्णा ने हमें लिखा है। निकल का एक लॉट ये बेचा है इन्होंने और काफी समय हो गया है, 1738 की सेलिंग है, क्लियरली इन द मनी है। क्या राय देंगी आप रूपा? देखिए, निकल के अंदर अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मार्केट, और आगे चल के अभी तेजी आ सकती है। और अगर सेलिंग में है तो डेफिनेटली इनको एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, और अगर काफी ऊपरी स्तरों पर बेचा हुआ है तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर एग्जिट लेना चाहिए। और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि एक बार निकल में तेजी बन सकती है, और ऊपर में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको 1600 के ऊपर एक बार जाता हुआ निकल दिखाई दे सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुनाफा वसूली आप कर लें, अच्छे खासे इन द मनी है, और यहाँ से रिबाउंड निकल में देखने को मिल पाएगा। हमारे साथ अब बरेली से अमित फोन लाइन पर है। नमस्कार अमित, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम जी मैम, मैं एनजी बाई करी हुई है 298 के लेवल पे 5 लॉट। ओके, अमित ने खरीदारी करी है नेचुरल गैस में और कुछ हल्का सा मुनाफा वसूली आज के दिन यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन 298 की बाइंग पर आप क्या राय देंगे रूपा? देखिए मनीषा, मुझे नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखता है मार्केट। अभी 298 का बाइंग है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। 300 के ऊपर एक बार जा सकता है, 310 320 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है देखने को मिले, तो वहां पर आप एग्जिट लीजिएगा। और नीचे में अगर 280 ब्रेक करता है तो भी एग्जिट लेना है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, अभी बाउंस बैक है, तो उसमें हो सकता है आपको 310 से 320 का लेवल देखने को मिले। राइट अमित, वो आपके लिए राय है। और एक मैसेज और पढ़ लेते हैं। अहमदाबाद से जैमिन लिखते हैं कि इन्होंने गुआरगम में खरीदारी करी है, 3000 किलो खरीदा है, 633 का 2017 की खरीदारी है इनकी।
अनुज, फिजिकल में है ऑफ कोर्स, क्या राय देंगे? देखिए, ग्वार का ट्रेंड पॉजिटिव है और फिजिकल में है, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी इनको काफी अच्छे रेट मिल रहे हैं। बट यहाँ पर अभी हम लगता है कि और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं, तो ये होल्ड कर सकते हैं। अगर हम ग्वार सीड के टारगेट की बात करें तो 6300 से लेकर 6500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, और ग्वार गम के अंदर भी हम मान के चल रहे हैं कि 12000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से उनको अभी और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, हाजिर बाजार में अच्छा खासा मुनाफा, यहाँ से और भी तेजी की उम्मीद। लेकिन बहुत शुक्रिया, इस शो में इतना ही समय है। शुक्रिया अनुज और रूपा साथ जोड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज पर।